गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई तो जारी रखनी ही पड़ेगी। अगर जारी रखेंगे तो ज़रूर बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। तो सबसे पहले फिजिक्स गुरु चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, क्योंकि जितना आपका प्रोसेस बढ़ेगा, आप कमेंट करेंगे, उतनी ही चैनल आगे जाएगी। तो 11 की फिजिक्स में जो प्रत्यास्था पाठ चल रहा था अपना, तो अपन लोगों ने हुक का नियम पढ़ लिया था कि किसी वस्तु की लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत रहता है, उसी को हुक का नियम कहते हैं। उसमें जो नियतांक उत्पन्न होता है उसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। इसी को अपन ने आगे पढ़ा था। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब आ जाता है भंजक प्रतिबल। तो भंजक प्रतिबल से शुरुआत करते हैं। तो होता क्या है भंजक प्रतिबल, कि जब किसी डोरी पर बाह्य बल लगाते हैं, मतलब बाहर से खींचते हैं डोरी को, और डोरी को खींचने पर, जैसे जो डोरी है इसको खींचा, यहाँ से खींच रहे हैं दोनों साइड से, यहाँ से भी खींच रहे हैं, खींचने पर डोरी टूट जाए, अगर डोरी यहाँ से टूट जाती है तो उसी को कहते हैं भंजक प्रतिबल। मतलब टूटना मतलब भंजन हो जाना। तो जब किसी डोरी पर बाह्य बल लगाते हैं और डोरी टूट जाती है तो उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अपन भंजक प्रतिबल। अब भंजक प्रतिबल है तो इसका फॉर्मूला होगा भंजक प्रतिबल बराबर होगा वही F/A। F को क्या लिख सकते हैं अपन, mg/A। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपन को पता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान की जगह क्या लिख सकते हैं, m की जगह d/v। d क्या है, घनत्व, और v क्या है, आयतन। और v को लिख सकते हैं अपन AL, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई क्या हो गया A, ऊंचाई क्या हुई L। तो भंजक प्रतिबल का फॉर्मूला बनेगा, भंजक प्रतिबल बराबर बनेगा, m की जगह रख दो DAL, g/A, A से A कट गया, तो भंजक प्रतिबल बराबर बना DLG। ये इसका फॉर्मूला होता है कि जब किसी डोरी पर बाह्य बल लगाकर खींचते हैं डोरी को तो डोरी टूट जाती है, तो उसे कहते हैं अपन भंजक प्रतिबल। मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा होगी mL की पावर -1 T की पावर -2। तो जब किसी वस्तु पर या डोरी पर बाह्य बल लगाते हैं और खींचा जाता है उससे, और डोरी टूट जाती है, तो उसे कहते हैं अपन भंजक प्रतिबल। इसके बाद अगला डेरिवेशन आ जाता है इसी में, दो दृढ़ आधारों के बीच, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल, जी अपन को सिद्ध करना है। मतलब दो दृढ़ आधारों पे एक तार कसा हुआ है, गर्म तार है, उसको ठंडा करने पर कितना बल उत्पन्न होता है उतना अपन को सिद्ध करना है। तो अपन मान लेते हैं एक तार है जो दो दृढ़ आधारों के बीच कसा है, कस दिया तार को, ये हो गया दृढ़ आधार। अब जैसे ही तार को ठंडा करते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे ही तार यहाँ से छूट जाएगा तो तार अपन को पता है लंबाई में क्या होता है, सिकुड़ता है। तो अपन प्रारंभ में शुरुआत करेंगे, तार बंधा हुआ है किसमें, दो दृढ़ आधारों के बीच। तो हमने मान लिया तार एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है L, और क्षेत्रफल क्या है A। अब तार को ठंडा करते हैं तो तार क्या होगा, लंबाई में क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो लंबाई में हमने माने जैसे ही तार का ताप हमने ΔT डिग्री सेल्सियस कम किया
तो हमने लंबाई में मान ली कितनी कमी हो गई, डेल्टा एल की कमी हो गई। तो इस जब ताप कम किया तो लंबाई में क्या हुई, कमी हुई। तो हम पहले निकालेंगे इसका रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, और रेखीय प्रसार गुणांक को प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। अल्फा बराबर होता है लंबाई में कमी अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में कमी। तो अल्फा बराबर है लंबाई में कमी क्या हुई, डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई क्या है एल, ताप में कमी क्या हुई डेल्टा टी। क्रॉस गुणा कर दो तो अल्फा डेल्टा टी बराबर बचेगा डेल्टा एल अपॉन एल, और अपन को पता है ये क्या है, एक विकृति है। तो एक तार है जिससे दो दड़ादारों के बीच जो कसा हुआ है, गर्म तार जो दो दड़ादारों के बीच कसा है, जिसकी लंबाई है एल, क्षेत्रफल है ए। जैसे ही तार को ठंडा करते हैं या इसका ताप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस कम करते हैं तो लंबाई में डेल्टा एल की कमी हो जाती है। तो पहले इसका निकाला रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में कमी अपन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में कमी। अल्फा बराबर लंबाई में कमी मान रख दी, एल रख दिया, ताप में कमी डेल्टा टी रख दी, क्रॉस गुणा किया, डेल्टा टी यहाँ पहुँच गए। अब अपन को चाहिए बल, तो अपन को पता है कि y बराबर सूत्र होता है, y क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। y बराबर होता है एफ एल अपॉन ए एल, ए डेल्टा एल, y बराबर है एफ एल अपॉन ए एल। इसको क्रॉस गुणा कर दो तो वाई ए डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा एफ एल। तो वाई ए डेल्टा एल नीचे आ जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा एफ। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, अल्फा डेल्टा टी। तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, एफ की। यही फॉर्मूला है, एफ बराबर होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। एक तार है जो दो दड़ादारों के बीच कसा है, इसकी प्रारंभिक लंबाई एल, क्षेत्रफल ए है। जैसे तार को ठंडा करते हैं उसकी ताप में कितनी कमी हो जाती है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस को, लंबाई में डेल्टा एल की, क्योंकि तार ठंडा करने पर क्या होता है, सिकुड़ता है। पहले रेखीय प्रसार गुणांक निकाला, मान रख दिए क्या के बीच कसा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे टॉपिक है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है कि जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाकर खींचते हैं तो खींचने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को कहते हैं अपन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हमने मान ली एक प्रत्यास्थ वस्तु है जिसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है एल, उसका क्षेत्रफल क्या है ए है। ये समझ लिया ये है प्रत्यास्थ वस्तु, एक स्प्रिंग ही को मान लिया प्रत्यास्थ वस्तु, लंबाई एल है, क्षेत्रफल ए। अब इसको बाह्य बल लगाकर खींचा, जैसे ही खींचा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग बड़ी, बल लगाकर खींचा तो लंबाई कितनी बढ़ गई, स्मॉल एल बढ़ गई। पहले तो एल थी, अब स्मॉल एल में क्या हो गया, थोड़ा सा वृद्धि हो गई। पहले लेकिन बल नहीं लग रहा था, पहले बल कितना था 0, अब बल क्या लग गया एफ। तो पहले निकाल लेंगे इसका औसत बल, औसत बल हो जाएगा 0 + F/2। क्या निकल के आया F/2। अब क्या किया अपन ने, खींचा, तो खींचने में किया गया कार्य। अब अपन को पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य क्या है W, बल क्या हुआ F/2, और विस्थापन क्या है L। इसको आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि कार्य क्या है, ऊर्जा है, U बराबर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं FL। अगला स्टेप बढ़ा देंगे, U बराबर 1/2 FL, ऊपर नीचे AL का गुणा कर देते हैं, AL का गुणा कर दिया तो U बराबर बचा 1/2, F/A को क्या लिख सकते हैं प्रतिबल, L/L को विकृति, और इसको क्या लिखते हैं आयतन। ये अपना फॉर्मूला है कि जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु को बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है
तो खींचने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसमें मानना एक प्रत्यास्थ वस्तु है जिसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है, L, क्षेत्रफल A है। पहले पर बल कितना है, 0। जैसे ही बल लगाकर खींचते हैं तो लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हो जाती है। तो हमने पहले औसत बल निकाला, तो खींचने में क्या निकाला, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल का मान दिया, विस्थापन रख दिया, और कार्य क्या है, ऊर्जा है, U बराबर 1/2 क्या है, FL, ऊपर नीचे AL का गुणा कर दिया। तो ये क्या बनेगा, F/A प्रतिबल, L/L विकृति, और AL क्या बन गया, आयतन। यही है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद एक टॉपिक और आ जाता है, इसी में है, लास्ट टॉपिक है, पार्ट फिनिश हो गया आपका पूरा। टॉपिक है पॉइसन अनुपात। पॉइसन अनुपात। पॉइसन अनुपात होता है किसी भी वस्तु की पार्श्विक विकृति और उसकी अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं अपन पॉइसन अनुपात। किसी वस्तु की पार्श्विक विकृति और उसकी अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पॉइसन अनुपात। इस टॉपिक में बस इतना ही था। जो पहला चैप्टर था अपना प्रत्यास्थ था, उसमें जितने भी टॉपिक थे वो आप लोगों ने सभी पढ़ लिए। अब इनके न्यूमेरिकल लगाएंगे कल से अपन, तो जितना हो सके पहले इसको पढ़ लीजिए, आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको चैप्टर याद नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसकी सूत्र याद होना चाहिए, आपको सूत्र याद कर लेने चाहिए, इनके मात्रक क्या हैं, इनकी विमाएँ क्या हैं, सब यूज किया जाता है। क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं कि लंबाई क्या है, किससे प्रदर्शित करेंगे, कितना मान दिया है, तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप वीडियो जितने भी डले हैं उनको देख के अच्छे से रिवीजन करके आप न्यूमेरिकल लगाएं। धन्यवाद।